हेलो स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में मैं आपको 2023 का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। 2023 का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का पेपर है, जिसमें मैंने आपका सेक्शन बी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। सेक्शन सी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा और सेक्शन सी को हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन हमारा है कि 12 नेगेटिव चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर एस ऑन द फिगर 1। जैसा कि आपको फिगर 1 में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कल के सेंटर पे, एक सर्कल का सेंटर सी है, रेडियस आर है और इस पे क्या किया गया है भाई, 12 नेगेटिव चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो डाले गए हैं नेगेटिव चार्जेस डाले गए हैं हर जगह पे, जिसके मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है, ऐसे कुछ है। ठीक है। फिक्स्ड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस आर रिलेटिव टू पोटेंशियल बीइंग जीरो एट इन्फिनिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर सी ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या निकालना है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सी। ठीक है। तो यहाँ इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। और हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4πε0 Q अपॉन का R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों, और मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी है। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे Q को देखें तो चार्ज कैसे है, नेगेटिव है, तो Q इक्वल टू और कितने चार्ज है, -12Q है। ठीक है। तो टोटल चार्ज, इन टोटल चार्ज की वजह से सेंटर पे जो फील्ड होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो V इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0 को हमने K लिख लिया, K कॉन्स्टेंट K। और यहाँ पे चार्जेस कितने हैं भाई, -12Q। और ये सारे चार्जेस किस डिस्टेंस पे हैं, R डिस्टेंस पे, क्योंकि इनका रेडियस क्या है, R है। तो पोटेंशियल बेसिकली हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V = 1/4πε0 -12Q/R। ये हमारा इसका रिजल्ट होगा। ठीक है। ये फर्स्ट फिगर का ये पोटेंशियल का रिजल्ट होगा। फिर उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, यानी फील्ड इंटेंसिटी निकालने पे यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज सपोज करेंगे। तो देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे होगी और जस्ट इसके अपोजिट फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारे जो फील्ड्स हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ पे जो सिमेट्री बन रही है, इस सिमेट्री की वजह से सारी फील्ड क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। भाई अगर मैं इसको इससे निकालूं तो ये इधर जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फील्ड अट्रैक्टिव फील्ड है, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये जो सिमेट्री बन रही है, इस सिमेट्री की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे 0 होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बस मैं लिखना क्या है, बाय सिमेट्री ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिकम्स 0 सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 0 होगी। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द चार्जेस आर अनइक्वली स्पेस्ड। चार्जेस क्या है, अनइक्वली स्पेस्ड है एंड फिक्स्ड ऑन द आर्क ऑफ 120 डिग्री ऑफ द रेडियस R। यहाँ पे एक आर्क ले लिया गया है। सेकंड वाला फिगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आर्क लिया गया है और इस आर्क में रेडियस में क्या किए गए हैं, 120 डिग्री पे आर्क है। ठीक है। एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे 120 डिग्री, रेडियस सेम ही है। और ये चार्जेस क्या किए गए हैं, अनइक्वली स्पेस्ड किए गए हैं। कहीं पे ये हैं, यहाँ पे ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैं, -Q चार्जेस। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर सी। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम ही होगा। कितना होगा, 1/4πε0 -12Q/R। ठीक है। तो पोटेंशियल आपका इतना ही होगा। और अब अगर यहाँ पे हम फील्ड की बात करेंगे, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल ही निकालना है, फील्ड नहीं निकालना है, क्योंकि फील्ड हम यहाँ पे कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड
कुछ अलग ही आने वाली। दूसरे केस में फील्ड निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए दूसरे केस में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल की ही बात की गई है और हमें सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल सेम होगा। इस प्रकार ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो आपको फाइनली एक ही 2 दिन में मैं वीडियो अभी देख रहा हूँ, क्वेश्चंस देख रहा हूँ कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उसकी वीडियो भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ और जल्द ही वो मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा। 1-2 बच्चों ने कमेंट भी किया है कि मुझे उसका जो आपके फिजिक्स में सीबीएसई बोर्ड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 2025 के लिए, तो उसकी मैं एक वीडियो आपको देने वाला हूं। हालांकि सारे डेरिवेशंस आपको आने होंगे, लेकिन लास्ट टाइम में वो डेरिवेशन आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे क्या दे रखा है। हाउ डज द रेजिस्टेंस डिफर फ्रॉम इम्पिडेंस। रेजिस्टेंस डिफर फ्रॉम द इम्पिडेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, डीसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं और इम्पिडेंस जब एलसीआर सर्किट होता है, ठीक है, तो एसी सर्किट में हम इम्पिडेंस निकालते हैं जिसमें आपका इंडक्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है, कॉम्बिनेशन जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, उसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल फेजर डायग्राम ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट के इम्पिडेंस का हमें डेरिवेशन करना है एंड कनेक्टेड टू अ सोर्स वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेराइव करना है फेजर डायग्राम बना करके। तो इसका फेजर डायग्राम मैं बच्चों को बताता हूँ। जब हमारे पास एलसीआर सर्किट होता है, एल मतलब कि मेरे पास एक इंडक्टर कॉइल है, सी मतलब एक कैपेसिटर है और आर मतलब रेजिस्टेंस है। ये एलसीआर हो गया। इस एल सी और आर को हमने किससे कनेक्ट किया है भाई, एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया। एसी सोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं और इस एसी सोर्स का जो पोटेंशियल है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इतना पोटेंशियल हमने इस पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है इम्पिडेंस के लिए। तो पहले चलिए इसका फेजर डायग्राम आपको हम सिखाते हैं। जब किसी सर्किट में क्या लगा हो, इंडक्टर लगा हो, ठीक है, तो जब भी इंडक्टर लगा होता है तो जो पोटेंशियल होता है, यानी जो इंडक्टर का पोटेंशियल VL होता है, वो R यानी रेजिस्टेंस के पोटेंशियल से 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे होता है। और अगर उसमें कैपेसिटर लगा हो तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, 90 डिग्री पे भी पोटेंशियल होता है, लेकिन इसका जो फेज़ होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे आपका VC होता है। कहने को ये कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट है, तो जब आपका L सर्किट होता है तो आपका वोल्टेज लीड करता है करंट से, और जब आपका कैपेसिटर होता है तो करंट लीड करता है π/2, करंट लीड करता है वोल्टेज से। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि VL माइनस VC है, VL इज़ ग्रेटर देन VC। तो VL माइनस VC जो होगा आपका, वो फेज़र आपका ऊपर ही आके आएगा, ये होगा VL माइनस VC। तो अब VL माइनस VC और VR, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा भाई, तो रिजल्टेंट ये जा रहा है। ठीक है, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है जिसको हम V बोल रहे हैं, V वेक्टर, और ये जो हमारी वैल्यू है वो है VL माइनस VC। क्लियर है, यहाँ पे VR है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट करें तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इधर क्या है VR का स्क्वायर और प्लस का VL माइनस VC का होल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे V हो गया, और VR स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं I इंटू का R, और प्लस का ये हो जाएगा I XL, और ये हो जाएगा I XL। ठीक है, VL इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, और VC क्या हो जाएगा I XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी V स्क्वायर R स्क्वायर है, क्योंकि VR स्क्वायर है। I स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, R स्क्वायर, और ये I स्क्वायर यहाँ पे रूट के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो गया V स्क्वायर। तो इसके आगे यहाँ पे देखिए कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन का I स्क्वायर इक्वल टू हो गया भाई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आर क्या होता है,
भाई इम्पेड ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है, तो ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, देन जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यही रिजल्ट हमको यहाँ पे डेराइव करना था, ये डेरिवेशन में यही करना था, आपको ये रिजल्ट डेराइव करके दिखाना था। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। फिर बस इसमें इतना ही करना है, और रेजोनेंस की कंडीशन भी बतानी है क्या। तो अगर इसी में पूछता है कि रेजोनेंस कंडीशन से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालिए, ठीक है, तो रेजोनेंट के कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बी वाले पार्ट पे जाएंगे। फाइंड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड, तो यही वाली है, बस यहाँ तक का डेरिवेशन के बाद अगला क्वेश्चन वो अलग से बनाया है, बस इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमें क्या निकालना है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो मैंने आपको बताया कि ये बी वाले का आंसर है। खांसी आ रही है बच्चों, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है, और यहीं से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालनी है कंडीशन फॉर द रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, वेरिड ओमेगा ये है, गिव फैक्टर विच द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट डिपेंड्स। उसके बाद हमें फैक्टर भी बताना है, एंड प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद द फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे देखिए करना क्या है, कंडीशन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, और एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल, और एक्सी को लिखते हैं 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है भाई 2πf, तो ये 2πf तो हो जाएगा 4π² एफ स्क्वायर। 2πf का हम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2πf होती, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4π² एफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ 1/LC। देन एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4π² LC। तो बच्चों यहाँ से f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो f इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2π√LC। तो ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक्सप्रेशन बताया, और ये भी आपको बताना था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस किस पे, एलसीआर में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं ना फॉर्मूले में क्या है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है, जिसकी वजह से हाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे। तो मैंने डिपेंडेंस बता दिया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था कि आगे प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द फ्रीक्वेंसी इन द एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट। फिर आपको ग्राफ बताना है, किसके बीच में ग्राफ है, शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्रीक्वेंसी, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बताना है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। ये ग्राफ मैं कहाँ बता दूँ आपको, यहीं पे चलिए छोटा सा ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा ये, ठीक है। एक तरफ हम क्या लेंगे, एक तरफ इधर करंट लेंगे और इधर लेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जहाँ पे ये है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एफ, और रेजोनेंस के केस में हमको करंट क्या मिलता है, मैक्स मिलता है, आई मैक्स, ठीक है। तो रेजोनेंट के कंडीशन पे करंट आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये वेरिएशन है, ये ग्राफ है किसके बीच में, करंट और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर टर्न्स इन ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक डेरिवेशन करना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे देखेंगे ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एन जो है क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो इन द सोलेनॉइड। ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स ऑन टाइटली अराउंड अ नियर इट्स सेंटर। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन हमें करनी है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, आर रेडियस है, जिसका स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन की वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है,
और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है सोलेनॉइड में, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी यहाँ पे एसी करंट फ्लो हो रही है सोलेनॉइड में। तो इसका डेरिवेशन हमें करना है। तो हमें करना क्या है कि भाई द इंड्यूस्ड ईएमएफ द कॉयल, कॉयल का हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉयल है, कॉयल का जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इन क्या कहते हैं सोलेनॉइड के अंदर पे, सोलेनॉइड के क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बच्चों कितनी होती है, वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वी इज इक्वल टू एन आई। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना जनरेट होगा, तो फाई इज इक्वल टू, क्योंकि इससे अल्टरनेट करंट फ्लो हो रही है तो करंट बार बार डायरेक्शन चेंज करेगी, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, तो कितना फ्लक्स लिंकेज होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एन बी ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉयल, एन है नंबर ऑफ टर्न्स और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भाई क्या लिख सकते हैं भाई हम, एन और ए क्या है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका सोलेनॉइड का जो क्या कहते हैं रेडियस है वो आर इन्होंने बताया है, तो एन पाई आर स्क्वायर बी। क्लियर है, तो यहाँ पे हम बी की भी वैल्यू डाल देंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये फाई की वैल्यू आ गई। अब ईएमएफ कितना डेवलप होगा, ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ पे ठीक है आई है और आई की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो सारे कांस्टेंट हमको बाहर निकाल लेते हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया, स्मॉल एन कैपिटल एन, क्लियर है, और डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। तो आई के प्लेस पे कुछ लिख लेते हैं, आई की वैल्यू दे रखी है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एक्चुअली में आई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे सामने ही होगा, तो ईएमएफ तो कितना दे रखा है, ईएमएफ हो गया म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन कैपिटल एन आई नॉट कांस्टेंट है बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा। तो ईएमएफ आपको कितना मिल रहा है बच्चों, इतना ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल कितना होगा, ये वैल्यू होगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बताया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनॉइड इन द कॉइल। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, ई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। क्लियर है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा भाई माइनस ऑफ ई डी टी बाई डी आई। ठीक है, हाँ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा भाई, एम इक्वल टू ई और ये हो जाएगा डी टी बाई डी आई। ठीक है, और डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है ये होगा, और ई की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने डाली है, और जो इसका ईएमएफ आएगा वहाँ पे रख करके उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करने पे बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे, डी आई बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी निकल के आएगी, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, वो निकल के आएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन एन स्मॉल एन कैपिटल एन, इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट होके आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और सीबीएसई कुछ प्रकार इस प्रकार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछती है। कभी कभी डेरिवेशन वो आपका जो आप एकदम डेरिवेशन पढ़ते हो नहीं आता है, आपके एप्लीकेशन बेस्ड डेरिवेशन भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्किट, एक्सप्लेन ब्रीफली एंड प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो बिल्कुल ये मैंने आपको बताया है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट होता है, इधर इंटेंसिटी, इधर करंट है, इधर क्या है फोटो करंट है यानी कि एम्पियर है, इधर करंट है, और इधर क्या होती है भाई, इधर आपकी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ मिलता है। और यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल डिफरेंट इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे ये वाला जो है ग्राफ मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि अलग अलग इंटेंसिटी पे फोटो, ये क्या है आपका, ये करंट है, फोटो करंट है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर का नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो इंटेंसिटी जब हमने आई इंटेंसिटी लगाया तो हमें फोटो करंट कुछ और मिली, 2i लगाया तो कुछ और मिली,
4i लगाया तो कुछ और मिली, लेकिन ये सारे जाके एक ही पोटेंशियल पे रुकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस V0। क्लियर है? तो ये ग्राफ आपको बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है अभी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एंड क्वांटम ऑफ एनर्जी एच न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इफ द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब क्वांटम एक्सीड्स द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू escape फ्रॉम द मेटल सरफेस विच इज नोन एज वर्क फंक्शन द इलेक्ट्रॉन इमिटेड। ठीक है, तो जब तक क्या होगा, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कब तक नहीं निकलेंगे, जब तक उसके वर्क फंक्शन के बराबर का फोटोन या वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी वाला फोटोन उस पर इमिट नहीं होता है। ठीक है, उससे कम पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा या उसके बराबर होंगे तब इलेक्ट्रॉन, अगर बराबर होंगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे और ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल करके उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम। ये आप सभी को आता होगा, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है एंड मार्क्स द ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू द लेइंग द अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 होते हैं ना, लाइमन बामन पासन सीरीज, जो उसमें आपको बताना भी है, मार्क भी करता है, यूवी रीजन, विजुअल रीजन और इंफ्रारेड रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार रिपीट भी होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, ठीक है, एनर्जी बाइंडिंग कर्व हो गया, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा। देखो नीचे भी पूछा ही है, ड्रॉ द डायग्राम टू द वेरिएशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद द मास नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियन एंड मेंशन इट द फीचर व्हाई डू द लाइटर न्यूक्लियर यूजुअली अंडरगो द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बच्चों सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं और नेक्स्ट में मैं डी को एक्सप्लेन करूँगा, फिर ई को एक्सप्लेन करूँगा। इस प्रकार पूरा पेपर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे फिजिक्स में किसी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं उसके वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।